अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहले वाला वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, कुछ टेक्निकली मिस्टेक के कारण से उसमें पूरा नहीं आ पाया। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए तो जो बात चल रही थी वो इस टाइप की थी कि इस तरीके से ये माना, और इन एचपीजेड से आने वाला जो प्रकाश होता है उनमें λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, जैसे वो ये बिंदु O है, यहाँ देखिए मेरा पॉइंटर रखा हुआ है, यहाँ से P की दूरी माना बिंदु ये B है, तो फर्स्ट एचपीजेड का जो टेंजेंट लाइन है उससे दूरी कितनी होगी B प्लस λ/2। इसे दूसरे एचपीजेड से कितनी होगी B प्लस 2 λ/2। तीसरे वाले एचपी से B प्लस 3 λ/2। और ये लास्ट वाला देखिए nवा एचपीजेड की बाउंड्री है, इसकी दूरी कितनी होगी B प्लस n λ/2। और उससे पहले वाले की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी इस बिंदु की इस दूरी कितनी होगी, ये यहाँ तक B प्लस n माइनस 1 λ/2। क्लियर? तो इस तरीके से ये दूरियां हो गई। यहाँ पर ये जो कोण है ये थीटा n है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि एचपीजेड की त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है। ये जो जैसे n में एचपीजेड, ये पॉइंट mn है, ये पॉइंट p है और ये बिंदु O है। ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, आपको ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये पॉइंट mn, ये पॉइंट p, ये पॉइंट O। इन तीनों पॉइंट्स को देखिए आप। इसमें सबसे पहले अपन निकालने जा रहे हैं रेडियस ऑफ एचपीजेड। इसमें आप ये देखोगे पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके अनुसार देखोगे आप पी एम एन, यानी ये पी एम एन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एम एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ये देख रहे हैं ओ पी स्क्वायर, ये आप देख पा रहे हैं। वो आपको ओ एम का मान निकालना है, ओ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यू पुट इट हियर, आपको यहाँ ले आए और इन दोनों को पक्षांतरण कर दिया आपने। और पी एम एन का मान क्या है आपको दिख रहा है, ये बी प्लस एन λ/2, ये आपने यहाँ रख दिया। ओपी का मान किसके बराबर है, ये बी के बराबर है, ये आपने यहाँ लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, इसको खोलेंगे तो बी स्क्वायर 2ab 2i, 2 से 2 कट जाएगा, एन बी लैम्डा एन स्क्वायर + 4 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, एन बी लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बटे 4। और आयन का मान क्या आ गया, रूट के साथ आ गया ये। और ये मान इसका कंप्लीट फार्मूला है ये वाला जो आप देख रहे हो। लेकिन क्या होता है कि प्रकाश के लिए लैम्डा का मान, चूंकि प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा का मान -10 मीटर में होती है, और बी अक्सर 1 मीटर का अगर लेंगे आप, बी का मान ज़्यादा है लैम्डा की तुलना में, या लैम्डा का मान अत्यधिक कम है, तो इस लैम्डा को जहाँ छोड़ सकते हैं आप यहाँ से, तो आर का मान किसके के बराबर आएगा, एन बी लैम्डा रूट के बराबर आएगा। और आप ये कह सकते हैं कि आर एन समानुपाती प्रकाश के संदर्भ में आर एन का सूत्र लगभग यही आएगा जो आपके सामने है। और इसका मतलब क्या हुआ, आर एन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट एन के समानुपाती होगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होगा। जैसे पहले एचपीजेड का की जो त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, तीसरे की R3 है, तो ये क्रमशः आप देख पा रहे हैं √1, √2, √3 अनुपात में ये होंगी। तो कभी कभी ये भी आ जाता है, सिद्ध करो फ्रेनेल एचपीजेड की जो त्रिज्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के अनुपात में होती हैं। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस तरीके से आप करके आएंगे। अब जो बात आती है वो ये आती है कि ये जो एचपीजेड जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एचपीजेड हैं ये वाले, ये जो एचपीजेड से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन एचपीजेड से जो प्रकाश जब यहाँ पर आता है, किसी भी एचपीजेड से जो प्रकाश आता है आर, ठीक है, किसी भी एचपीजेड से आने वाला जो प्रकाश होता है उसके जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो आयाम है वो समानुपाती किस किसके होता है, ए एन। यानी ए एन क्या होता है, एचपीजेड का क्षेत्रफल, जिसको उसके बाद में बात करेंगे। और आर एन, आर समानुपाती किसके होता है, 1/dn। यानी जो एचपीजेड जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा क्रमांक का होगा, जितना ज्यादा दूर होगा, बड़ा होगा, लास्ट वाला होता जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो उसका आयाम क्या, 1/dn। dn क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक की माध्य दूरी, इन दोनों की माध्य दूरी क्या कहलाएगी, dn। तो dn का मान जितना ज्यादा होगा r का मान उतना ही कम होगा, यानी बड़ा जो एचपीजेड है उसका आयाम उतना ही क्या होगा, कम होगा। r समानुपाती 1 + cos θn, इसको बोलते हैं अपन ऑब्लिक्विटी की शर्त, यानी त्रियकता की शर्त बोलते हैं इसको।
1 प्लस कॉस थीटा एन है, इसमें एक को अगर आप छोड़ दें कॉस पर ध्यान दें, ये कौन कॉस थीटा होता है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये ज़्यादा क्रमांक के एच पी जेड होंगे ये, तो उनका थीटा की जो वैल्यू है वो उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। थीटा की जो वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस की वैल्यू कम होती है, तो ज़्यादा क्रमांक वाले जो एच पी जेड हैं उनके लिए थीटा का एन का मान ज़्यादा होगा और कॉस का मान कम होगा। तो इस तरीके से डीएन का यानी उनका डीएन का मान भी ज़्यादा होगा, तो डीएन ज़्यादा है ये कम है, यानी मीन्स इस फॉर्मूले से ये निकल के आता है कि उत्तरोत्तर जितने भी बड़े एच पी जेड, बड़े त्रिज्या के जो एच पी जेड होंगे उनके कारण से, उन प्रत्येक के कारण से जो आयाम होगा वह आयाम का मान उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि R2 का मान बड़ा है, यानी सबसे ज्यादा जो आयाम है वो किसका होगा, R1 का होगा, यानी R1 बड़ा है R2 से, बड़ा है R3 से, और ये R है, यानी सबसे कम जो आयाम होगा वो किसका होगा, Rn का होगा, इस वाले का, सबसे लास्ट वाले। ये चीज यहां से आपको देखने में आ रही है, ये देख रहे हैं an इक्वल टू dn cos थीटा, ये चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यानी इसका इस सूत्र से निष्कर्ष ही निकल के आया कि R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R3 से, R3 बड़ा है इसी क्रम में, और सबसे छोटा कौन सा होगा, Rn। क्लियर। अब जब ये चीज समझ में आ गई आपके, तब अब अपन ये निकालना चाह रहे हैं कि इन सभी HPZ के कारण से बिंदु P पर परिणामी आयाम क्या होगा। क्लियर। और ये चीज अपने को पता है, जैसे माना इसका आयाम यानी फर्स्ट HPZ का आयाम R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है, चौथे का R4 है, पांचवे का R5 है, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो इनके कारण से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा यहाँ पर उसको निकालने जाना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, प्रथम HPZ के कारण से आयाम कितना है R1, दूसरे HPZ के कारण से कितना है R2, लेकिन चिन्ह क्या होगा, विपरीत, क्योंकि अभी पढ़ाई HPZ है, अर्ध आवर्ती कटिबंध है, जिनकी कला विपरीत है, समयांतर T/2 है, कला पाई है, पाई माने विपरीत कला। तो उत्तरोत्तर अल्टरनेट HPZ से आने वाले प्रकाश में कला का पाई का होगा, तो R1 और R2 में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर R3 प्लस में आएगा, देख पा रहे हैं आप, फिर R4 माइनस में आएगा, ऐसे ही क्रम आगे चलता रहेगा। लास्ट वाला जो आएगा सामान्य जो पद आएगा वो क्या आएगा, -1n-1 Rn। ये अंतिम जो मान होगा इसके द्वारा सामान्य विधि से आप ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सरल करने के लिए इसमें R1 को दो भागों में आप इसको ब्रेक कीजिए, R1/2 प्लस R1/2, दो भागों में ब्रेक करने से कोई देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। और ये -R2 R3 को भी जो दो भागों में ब्रेक करो, R3/2 और R3/2, -R4 है, ऐसे कैसे ये। इसके बाद क्या होगा, R5 होगा, तो R5/2 प्लस R। तो आप ये देख पाएंगे इस तरीके से आपने इसको क्या कर लोगे, तो ब्रेक कर लोगे इनको, और इस तरीके से करते जाओ। लास्ट वाला जो पद होगा वो क्या होगा, -1 n-1 और Rn/2। इस तरीके से। तो ये आप देखोगे इसमें, चूंकि अभी अभी आपने पढ़ा है कि R1 और R3 इन दोनों का माध्य किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा, क्योंकि R2 का मान यहाँ देखिए R1 बड़ा होता है, R2 बीच का है, R3 उससे कम है, तो क्या होगा, R2 क्या होगा, R1 और R3 का माध्य होगा, यानी R2 बराबर क्या होगा, R1 प्लस R3/2। तो R2 बराबर क्या होगा, R1 प्लस R3/2। तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। R4 का मान भी क्या होगा, R3 और R5 के एवरेज के बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया पूरा, ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये सारे ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, केवल फर्स्ट जो पद है आप देख पा रहे हैं R1/2 बचेगा, और लास्ट वाला जो पद बचेगा -1 की पावर n-1 Rn/2, ये यहाँ पर ये बच गया। तो ये यानी क्या आ गया आपके पास कि इस HPZ के कारण से इस बिंदु P पर जो परिणामी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, दैट इज R का मान किसके बराबर है, R1/2 -1 पावर n-1 Rn/2। अब चूंकि अपने को पता है कि यदि इनकी संख्या, इन HPZ की संख्या बहुत ज्यादा हो, अनंत हो, तो अनंत होगा तो लास्ट वाला अनंत यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होगा ये यहाँ पर,
ज़्यादा ऊंचाई पर होगा तो क्या होगा, ज़्यादा ऊंचाई पर होगा तो क्या होगा, इसका आयाम लगभग 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा तो ये पर 0 हो जाएगा। ये Rn का मान किसके बराबर आ गया, ये Rn का मान 0 के बराबर हो जाएगा। कब, जब n का मान अपने पास उसमें अनंत हुए HPZ के कारण से, जो सबसे लास्ट वाला HPZ है उसके कारण से। तो R का मान किसके बराबर हुआ, R1/2। इसका मान 0 हो गया। मीन्स क्या हुआ कि इस संपूर्ण जिसमें अनंत HPZ से प्रकाश ये मिलकर बना हुआ है, इसके कारण से यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, परिणामी आयाम R है, वह केवल प्रथम HPZ का मात्र आधा ही होता है, R1/2। देख पा रहे हैं आप, R = R1/2। और इसकी तीव्रता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I आयाम का वर्ग होगा, R का वर्ग, यानी R1²/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीव्रता होगी वो तो I1/4 के बराबर है, यानी 25% ऑफ I1। यानी परिणामी जो तीव्रता होगी वो प्रथम तीव्रता का केवल 25% ही होगी। कहाँ पर, यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये फ्रेनेल के बारे में आपको प्रारंभिक कुछ डेरिवेशंस आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो पर आपको इसके आगे इसके एरिया, यानी HPZ का एरिया कितना होता है और विभिन्न अवरोधों के कारण से तीव्रता का मान क्या होता है, इसको वहाँ पर पढ़ने जाएंगे। और तब तक आप ये जो चीज़ है जो आपको पढ़ाई गई है उसको अच्छी तरीके से तैयार करें। जो स्टार्टिंग से वीडियो को नहीं देख रहे वो सभी स्टूडेंट्स सारे वीडियोस को क्रम से जब तक नहीं देखेंगे तब तक उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि फंडामेंटल जो शब्द आपको बताए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स जो आपको बताए जा रहे हैं, जब तक आप उनको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे की चीज़ों को पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं आज का, तो पीछे की वीडियो को भी आप देखोगे, जब हमने आपको फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन और फ्रंट डिफ्रैक्शन में अंतर टेबल नुमा बताया था, आपको टेबल खींचकर बताया था। उससे पहले आपको विवर्तन क्या होता है ये बताया था। जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आप इन चीज़ों को केवल देखते रहेंगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे वीडियोस को देखें और पढ़ें, समझें। थैंक्स वेरी मच।